हाय। तो अब हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमारा गोल क्या है। हमने ये देखा कि क्रिप्टो करेंसी के डार्क साइड क्या है। हमारा गोल ये है कि हम अच्छा प्रॉफिट बनाएं। तो इससे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सी वो क्रिप्टो करेंसीज है जो अब अच्छा कर रही है। ठीक है, तो हम इसके लिए गेनर्स और लूजर्स में आते हैं। ठीक है, अभी जैसे ये क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, इसने पिछले 24 घंटे में सबसे अच्छा किया है 21%। ठीक है, फिर ये 20, 19, तो ये पिछले 24 घंटों में इन्होंने जितना किया है वो उसकी डिटेल्स है। ठीक है, अब यहीं पे ये कुछ क्रिप्टो करेंसीज है जो पिछले 24 घंटों में इन्होंने बहुत अच्छा लॉस बनाया, जैसे 12%, 10, 7, 8। ठीक है, तो अब कुछ तो रीज़न रही होगी जिसकी वजह से एक कॉइन, ठीक है, fetch.ai ने 21% का 24 घंटे में ही 21% का रिटर्न दिया। और कुछ तो रीज़न रही होगी कि ये जो डॉग या बॉन्ग या पेप ये सब कॉइन्स हैं, ये पिछले 24 घंटे में इन्होंने लॉस बनाया। ठीक है, अब वो रीज़न क्या हो सकती है? अभी और भी अगर टाइम फ्रेम देखें हम, तो लेट्स से 7 दिन में, ठीक है, कुछ तो रीज़न रही होगी कि ये पिछले 7 दिन में भी सबसे ज़्यादा इसी ने प्रॉफिट दिया है। ठीक है, अब 7 दिन में मान के चलिए, नहीं, हाँ, अभी रिफ्रेश हुआ तो 7 दिन में भी ये 85 पे है। और पिछले 7 दिन में शिबा इनू ने 172। ठीक है, 7 दिन के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख रहे थे कि 24 घंटे में फेच ही आगे था और पिछले 7 दिन में ये 6th पोजीशन पे। ठीक है, तो मतलब ये पिछले पूरे हफ्ते से अच्छा कर रहा है, मतलब कंटिन्यूसली थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर रहा है, क्योंकि ये 7 दिन के भी टाइम फ्रेम में टॉप 6 में है और 24 घंटे के टाइम फ्रेम में वो सबसे ऊपर है शिबा इनू पे। तो ऐसी क्या रीज़न है कि ये जो है, ठीक है, ये स्पेशली फेच एआई, ठीक है, ये अच्छा कर रहा है? कुछ तो रीज़न रही होगी। वहीं अगर हम देखें कि क्या रीज़न है कि ये सब 7 दिन में ख़राब कर रहे हैं, 12% का लॉस दिया, 6%, 5%, तो कुछ तो रीज़न रही होगी ना। अब अगर हम ये रीज़न समझ लें तो हमें कहीं ना कहीं ये इजी हो जाता है कि हम इन्वेस्टमेंट अपना कैसे करें और कहाँ करें। तो अगर हम ये समझ लिए तो ये बहुत हेल्पफुल होगा हमारे लिए। तो चलते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स देखेंगे जो कि किसी भी कॉइन की वैल्यू को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, ठीक है, सो व्हाट ड्राइव्स द प्राइस ऑफ बिटकॉइन एंड अल्टकॉइन, यूज दिस टू योर एडवांटेज। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कुछ एक ऐसे फैक्टर, ठीक है, कि जो बिटकॉइन और अल्टकॉइन के प्राइस को ऊपर या नीचे कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहला होता है इवेंट, ठीक है, या फिर र्यूमर्स। तो मान लीजिए कोई लॉन्च हुआ, एक लॉन्च इवेंट हुआ जिसमें बहुत सारे लोग आए, मीडिया कवरेज हुई। तो उस लॉन्च के बाद जैसे वो लेट्स से ABC कॉइन है, ठीक है, तो वो लॉन्च के दौरान ABC का एक प्रोग्राम हुआ, उसमें बहुत सारे लोग आए, इसकी न्यूज़ बढ़ी। ठीक है, जब न्यूज़ स्प्रेड हुई तो स्पेकुलेशंस बढ़ी, तो लॉन्च इवेंट हुआ, तो इससे मतलब कुछ प्राइजेस बढ़ सकती हैं। या फिर ABC कॉइन ने कोई नया फीचर लॉन्च करने का सोचा, ठीक है, कुछ अपडेट्स लाने की मतलब ये दिया कि हम अपडेट लाएंगे, तो भी ये एक इवेंट हुआ या इससे प्राइस बढ़ेगा। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं कि वो अपडेट लाएं, हो सकता है कभी कभी क्या होता है र्यूमर से भी बढ़ जाता है। मतलब अगर ऐसे क्रिप्टो वर्ल्ड में र्यूमर उठ गया कि ABC कॉइन अपनी नई अपडेट ला रहा है, नई अपडेट में ये है, ठीक है, जस्ट ए र्यूमर, ठीक है, र्यूमर स्प्रेड होने लग गया तो भी प्राइजेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, लिस्टिंग्स क्या होती है, जैसे बड़े बड़े जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, जैसे बाइनेंस, कॉइनबेस, ये सब क्या करते हैं, ये सब कोई भी रैंडम कॉइन उठा के लिस्ट नहीं करते। ठीक है, ये क्या करते हैं कि अगर लेट्स से ABC कॉइन ही अपने एक्सचेंज पर लिस्ट कर रहे हैं, तो ABC कॉइन एक रेप्यूटेड कॉइन होना चाहिए, ट्रस्टेड होना चाहिए, बहुत लिक्विडिटी, मतलब एक अच्छी लिक्विडिटी होनी चाहिए। ठीक है, और ये बहुत टाइम से मार्केट में एग्जिस्टिंग होना चाहिए जिससे इसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके। तो इन तमाम फैक्टरों को देखते हुए ये लिस्ट करते हैं। तो 99.99% ऑफ द केसेस में क्या होता है, जैसे ही कॉइन
कोई भी कॉइन किसी भी बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट होता है उसकी प्राइस बढ़ जाती है। 99.99% ऐसा होता ही होता है, ठीक है। और पार्टनरशिप, लेट्स से एक ABC कॉइन ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप कर ली या अमेजॉन के साथ पार्टनरशिप कर ली, तो जैसे ही ये बड़ी बड़ी कंपनी या बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो इसकी प्राइस बढ़ती है। तो वन ऑफ द इनिशियल और एक लेट्स से फर्स्ट कॉइन में क्या है कि कोई भी इवेंट अगर उस कॉइन की टीम ने करवाया या फिर कोई ऐसा र्यूमर भी उठा, ठीक है, तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। अब हम आते हैं मार्केटिंग पे, ठीक है। मान लीजिए आपने एक बहुत ही बढ़िया कॉइन बना दिया, ऐसा कॉइन बना दिया जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब वो एक्सेलेंट है, वन ऑफ इट्स काइंड है, उसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता, मतलब इट इज सुपर, लेकिन उसके बारे में कोई जानता ही नहीं है, ठीक है, तो फायदा क्या हुआ, राइट। तो मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, उनकी मार्केटिंग टीम कितनी अच्छी है, वो अपनी ब्रांड स्टोरी, अपना विजन, अपना मिशन कैसे लोगों को समझा रहे हैं, कितना हाइप क्रिएट कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही सब स्पेकुलेशन देता है और इन्हीं की वजह से किसी भी कॉइन की वैल्यू ऊपर या नीचे जाती है। तो मार्केटिंग इज वन ऑफ द मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ विच अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ अ कॉइन, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मार्केट फोर्सेस पे। तो कभी कभी क्या होता है कि जब मार्केट बुलिश होती है, मतलब बुलिश मतलब ऊपर जा रही होती है, ठीक है, तो कोई भी मतलब ऐसे लो पुंजू कॉइन, ऐसे छोटे मोटे कोई भी कॉइन की वैल्यू ऊपर चढ़ जाती है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धो लिए। तो जैसे ही सब कोई ऊपर जा ही रहा है तो हम भी ऊपर निकल लेते हैं। तो इस हिसाब से कभी कभी क्या होता है, अगर बुलिश मार्केट हुई तो ऊपर निकल लेंगे, बेरिश मार्केट हुई तो नीचे चले जाएंगे, बेरिश मार्केट हुई तो मतलब बिना रीजन के भी नीचे जा सकते हैं। तो कभी कभी मार्केट का भी इफेक्ट पड़ता है, अगर बुलिश हुई तो कोई भी रैंडमली कोई एक कॉइन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक प्राइस इफेक्ट करता है कि मार्केट कैसे चल रही है। अब हम आते हैं यूटिलिटी बेनिफिट्स में, ठीक है। अब यूटिलिटी बेनिफिट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फैक्टर होते हैं किसी भी कॉइन के प्राइस पे फ्लक्चुएशन के लिए, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए इथेरियम ले लिया, ठीक, तो इथेरियम का बेनिफिट क्या था, वो डीएप बना सकते थे उसके ऊपर, ठीक है, उसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाया, तो ऐसे ऐसे इसकी यूटिलिटी बढ़ी, ठीक है। अब यूटिलिटी बढ़ी तो इसका एडॉप्शन बढ़ा और इसकी वजह से इसकी प्राइस ऊपर गई। तो अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है जिसमें लेट्स से कि उसकी यूटिलिटी अच्छी है या उसका फ्यूचर में अडॉप्शन अच्छा है, ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट। फिर नैरेटिव्स भी हो सकते हैं, लेट्स से कि कभी कभी मीम कॉइन की का सीजन आ जाता है तो मीम कॉइन ऊपर बढ़ने लग जाता है, ठीक है। NFTs का सीजन आता है तो NFT से रिलेटेड कॉइन ऊपर चलने लग जाते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का आता है तो ऊपर चले जाते हैं, स्केलिंग का आता है तो वो चले जाते हैं। तो कभी कभी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में ज़्यादा बातें होने लगती हैं, ठीक है, और वो ऊपर चला जाता है। जब इनिशियली मीम कॉइन लॉन्च हुआ था तो मीम कॉइन के बारे में ज़्यादा बातें हो रही थी और इसलिए जो भी मीम कॉइन आ रहे थे सब अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो ये एक नैरेटिव भी होता है जो किसी भी कॉइन की प्राइस को अफेक्ट करता है। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस भी होती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, मतलब वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखेंगे, इंडिकेटर्स लगाएंगे, ठीक है, और अपना मतलब ये स्टॉप लॉस और ये सब लगा के वो प्रिडिक्ट करते हैं, उस हिसाब से वो ट्रेड करते हैं। तो वो क्या होता है कि जब जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं उनको अगर लगा कि ये कॉइन अच्छा कर सकता है, ठीक है, तो वही चार्ट पैटर्न हर टेक्निकल एनालिस्ट के पास बनेगा, तो सबको ऑलमोस्ट एक ही फीलिंग आएगी कि अच्छा ये कॉइन अच्छा कर सकता है, तो वो लोग उसमें पैसा डालेंगे, ऑटोमेटिकली प्राइस ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जो टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसकी वजह से प्राइस ऊपर नीचे जा सकता है, और अगर ऊपर नीचे नहीं जा रहा है तो भी कोई टेक्निकल एनालिसिस करके ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि ऊपर जाए या नीचे जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइलस्टोन्स आते हैं। तो कोई भी प्रोजेक्ट, मान लीजिए XYZ कॉइन है, उसकी एक वेबसाइट होगी xyz.com, उस पर अगर आप जाएंगे तो उनका एक रोड मैप होगा कि वो कैसे कैसे जा रहे हैं। तो क्या होता है कि मान लीजिए कोई ब्लॉकचेन कोई एक कॉइन आ रहा है जिसकी खुद की ब्लॉकचेन है, जैसे बिटकॉइन की खुद की ब्लॉकचेन है, इथेरियम की खुद की ब्लॉकचेन है, ठीक है,
तो अगर उनकी खुद की ब्लॉकचेन है तो वो क्या करेंगे, पहले टेस्ट नेट रिलीज करेंगे। टेस्ट नेट क्या होता है, सिर्फ टेस्ट करने के लिए होता है कि जो उन्होंने कोड क्रिएट किया है या जो भी किया है, ठीक है, वो अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अगर कोई कॉइन होता है तो उसकी वैल्यू 1 रुपये है, ठीक है अभी, और उसने क्या किया, फिर उसने अपनी ब्लॉकचेन डेवलप की, उसके बाद 1 महीने बाद उसने अपना टेस्टनेट मार्केट में छोड़ दिया। तो जैसे टेस्टनेट आएगा तैसे लोगों को एक और ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि अच्छा ये लोग तो काम कर रहे हैं। तो इस हिसाब से उस 1 रुपया 2 रुपये भी हो सकता है, 10 रुपये भी हो सकता है, तो उसकी प्राइस बढ़ेगी ही बढ़ेगी अगर जैसे टेस्टनेट आया। और अगर टेस्टनेट नहीं भी आया तो अगर उसकी न्यूज़ भी आई तो भी प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर न्यूज़ आई तो प्राइस बढ़ के कम हो जाएगी, अगर टेस्टनेट सही में आ गया तो प्राइस बढ़ के वहाँ पे स्टेगनेंट हो जाएगी या थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा। अब मेन नेट क्या होता है, मेन नेट जब होता है कि जब कोई ब्लॉकचेन लाया, उसने अपना टेस्टनेट लॉन्च किया और टेस्टनेट सक्सेसफुल रहा, उसने टेस्टिंग वगैरह कर ली, सब कुछ सही से काम कर रहा है, तो वो अपना मेन नेट छोड़ेगा, तो उसको मेन नेट बोलते हैं, ठीक है। लिस्टिंग वही जो हमने सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो गई, ठीक है, या कहीं बड़े रेप्यूटेड न्यूज़पेपर या ब्लॉग साइट कहीं पे भी उसकी लिस्टिंग हो गई, और या फिर प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, ठीक है, कोई भी नया प्रोडक्ट लेते ऐप, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का ऐप लॉन्च हो गया, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का बीटा वर्जन लॉन्च हो गया, तो इन सब लॉन्च के बाद भी वो जो कॉइन होता है उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो माइलस्टोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना रोड मैप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक। अब आते हैं इन्फ्लुएंसर्स पे। तो इन्फ्लुएंसर्स की वजह से भी कोई अल्टरनेटिव कॉइन ऊपर जा सकता है, बिटकॉइन नहीं जा सकता। उसके लिए एक रीज़न है कि बिटकॉइन इज़ टू बिग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी इन्फ्लुएंसर, ठीक है। उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस चाहिए अगर बिटकॉइन को ऊपर जाना है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 52% ऑफ द मार्केट कैप खुद के पास रखता है। वो बहुत बड़ा बीस्ट है, उसको मूव करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स इनफ नहीं है। लेकिन हाँ, कोई अल्ट कॉइन मतलब उसके लिए इन्फ्लुएंसर्स अपना लाइक अगर कोई यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया, किसी ट्विटर मतलब अच्छे इन्फ्लुएंसर ने ट्वीट कर दिया उस कॉइन के बारे में, तो भी उसकी प्राइस ऊपर जा सकती है, ठीक है। अब सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, जैसे एलोन मस्क इन्होंने डोज कॉइन के ऊपर ट्वीट किया था, डोज कॉइन के ऊपर ट्वीट किया तो 800% उसकी वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। और इन्होंने फिर टेस्ला विल एक्सेप्ट बिटकॉइन ये सब शुरू किया था, इसकी वजह से भी प्राइस बढ़ गई, ठीक है। जब डोज कॉइन पे पोस्ट किया तो सिर्फ डोज कॉइन की नहीं, डॉग से रिलेटेड जितने भी मीम कॉइन थे सबकी वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। तो ये सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट होता है, क्योंकि एलोन मस्क हाई इन्फ्लुएंसेबल यू कैन से इन्फ्लुएंसर है, सेलिब्रिटी है, ठीक है। तो उनकी ट्वीट भी मायने रखती है, और उनकी वजह से क्या होता है कि कोई भी कॉइन की वैल्यू बढ़ जा सकती है। तो और सिर्फ कॉइन की नहीं, जैसे उन्होंने डोज कॉइन के ऊपर ट्वीट किया तो डोज कॉइन एक डॉग को रिप्रेजेंट करता है, तो जितने भी और डॉग के कॉइन थे वो उनकी भी वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। तो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट होता है, ठीक है। अब आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। तो एक और जो चीज़ है जो किसी भी कॉइन की वैल्यू को अफेक्ट करती है वो होती है वेंचर कैपिटलिस्ट का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जैसे थोड़ा बहुत पैसा नहीं होता, उनके पास बहुत पैसा होता है। तो वो जब किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं तो वो लगभग हर चीज चेक करके अच्छे से लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो कॉमन रिटेलर की मनी है, जो हम जैसे हमारी मनी, आपकी मनी, हम जैसे छोटे लोगों की मनी है, ठीक है, जिनके पास मतलब ऐसे बिलियंस ऑफ डॉलर या मल्टी मिलियंस नहीं है, जो हम लोग $10,000 या $20,000 इन्वेस्ट करते हैं, तो हम लोग जब देखेंगे कि एक कोई बड़ा वीसी, बड़ा वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है, या बड़ा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर किसी एक कॉइन में पैसा लगा रहा है, तो हमारे दिमाग में आएगा यार ये कॉइन में अगर ये पैसा लगा रहा है दैट मीन्स कि दैट कॉइन हैज़ गॉट पोटेंशियल, ठीक है। तो हम उस वेंचर कैपिटलिस्ट के मनी को फॉलो कर सकते हैं, जिससे हमें ज़्यादा रिटर्न मिले। तो वेंचर कैपिटलिस्ट कहाँ पैसा लगा रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और अगर कोई भी बड़ा रेप्यूटेड वेंचर कैपिटलिस्ट किसी भी कॉइन में ये अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उस कॉइन को ऊपर या स्काई रॉकेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसकी रीज़न है कि वेंचर कैपिटलिस्ट के नेटवर्क होते हैं, उनको वो बहुत सेलिब्रिटी को जानते होते हैं, वो बहुत
इन्फ्लुएंसर्स को जानते होते हैं, वो बहुत मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जानते होते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर उनका पैसा लगा है तो वो उस कॉइन को प्रमोट करवा सकते हैं, ठीक है, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट करवा सकते हैं या फिर मार्केटिंग करवा सकते हैं, या तो इस हिसाब से वो अपना पैसा, क्योंकि वो अपना पैसा तो लॉस बनाएंगे नहीं, ठीक है, तो उन्हीं पैसे के साथ हमारा भी पैसा आगे बढ़ जाए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम वेंचर कैपिटलिस्ट की मनी को भी अगर फॉलो कर सकते हैं तो उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। वो कैसे करना है वो आगे हम सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेटवर्क इफेक्ट, ठीक है। अब नेटवर्क इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बहुत ही ब्लू चिप टोकन आता है, जैसे इथेरियम आया, मैटिक आया, तो इन लोगों ने एक बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की, ठीक है। इंटीग्रेशन एडॉप्शन मतलब मेजर ये है कि जैसे इथेरियम आया तो वो अपने साथ डी ऐप का एडॉप्शन लेके आया, वो अपने साथ मतलब यू कैन बिल्ड डी एप्स ऑन इथेरियम एंड देन यू कैन यूज, तो उस हिसाब से वो एडॉप्शन एक नया एडॉप्शन क्रिएट करने के लिए आया कि लोग अडॉप्ट करें डी एप्स को। क्यों? क्योंकि इथेरियम पे आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। फिर इसी जो इतने बड़े माइंडसेट के साथ प्रोजेक्ट्स आते हैं उन पे तो आंख बंद करके पैसा लगाना चाहिए, इज व्हाट आई बिलीव, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आज नहीं तो कल ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। तो जिनका ये है कि मतलब वो कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ें ला रहे हैं, जैसे पॉलीगॉन आया तो उसने गैस फी पे ऊपर काम किया, ठीक है, गैस फी लगभग ख़त्म ही कर दी उसने, ठीक है। और इथेरियम के साथ वही ड्रॉबैक था कि गैस फी बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। तो पॉलीगॉन आया तो उसने गैस फी ख़त्म कर दी। तो जो इतने बड़े चेंजेस के साथ आते हैं वो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे, ठीक। अब ये एक जो होता है कि किस हिसाब से प्राइस नीचे आ सकती है, वो हो सकता है स्कैम्स, लाइज, डीलिस्टिंग, क्लोजर, ठीक है। इन सब चीज़ों की वजह से किसी भी कॉइन की प्राइस नीचे आ सकती है। जैसे मान लीजिए कोई कॉइन स्कैम करने में पकड़ा गया, किसी ने फेक प्रोमिसेस कर दी, जैसे एक ABC कॉइन है, उसने बोला कि तो भाई ऐसी टेक्नोलॉजी लाएंगे जिसमें एकदम ऐसे 0 सेकेंड में 10,000 ट्रांजेक्शन्स, 1 सेकेंड में 10,000 ट्रांजेक्शन्स होंगे विथ 0 गैस फी, ऐसा सब कुछ प्रॉमिस किया। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, ठीक है। फिर ऐसा भी कोई कॉइन आया जो एक बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ था, फिर उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया या कुछ फॉल्ट हुआ तो उससे डीलिस्ट हो गया। तो जब ये सब एक्शन होते हैं तो आपका लॉस होना गारंटीड है, ठीक है। जैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर कॉइन स्कैम था, तैसे वो कॉइन इट्स लाइक डेड, वो मर जाएगा, कॉइन ख़त्म ही हो जाएगा लगभग। और अगर नहीं भी ख़त्म हुआ तो ट्रेमेंडस लॉस करके जाएगा आपका, ठीक है। तो स्कैम, लाइज, डीलिस्टिंग, क्लोज, ये रग पिल्स, तो इन सब से क्या होता है कि इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। हमें श्योर रहना चाहिए कि जो लोग हैं वो स्कैमर्स नहीं है या फेक प्रोमिसेस नहीं कर रहे हैं या कुछ फॉल्ट नहीं है। तो इन सब को कैसे चेक करना है वो हम आगे सीखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हमें ये जानना है कि ये सब चीज़ें जो होती हैं ये प्राइस को बहुत ही क्लोजली इफेक्ट करती हैं। कि लेट्स से अगर कोई सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट आया, प्राइस एकदम से ऊपर जाएगा। और या फिर कोई भी स्कैम में अगर मान लो उन्होंने स्कैम किया भी नहीं है, एक र्यूमर भी उठ गया, ठीक है, तो भी तुरंत क्रैश हो जाएगा। मतलब ऐसे इवन 10 मिनट छोड़, क्या 1 मिनट भी नहीं लगेगा उसको ऐसे हद से ज़मीन के अंदर पाताल में जाने के लिए। तो इन सब चीज़ों को हमें दिमाग में रखना है जब हम कोई प्रोजेक्ट चूज़ करें। तो ये जितनी भी चीज़ें थी यहाँ तक उनको दिमाग में रखना है कि ये सब अच्छी होनी चाहिए और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये हमारे दिमाग में रखना है। तभी हम एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, अगर आप क्रिप्टो में हैं तो आप परसेंटेज के लिए नहीं, मल्टीप्लायर्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।